नमस्कार। हमारे YouTube चैनल करणे रीड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे रीड लेवल फर्स्ट एंड रीड लेवल सेकंड के अंदर जो नए जोड़े गए टॉपिक, जिसका नाम है पर्वतारोही माउंटेनियर के बारे में, यानी पर्वतारोहण के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक में खास हमारे जो हाइलाइट्स पॉइंट्स होंगे वो होंगे भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, और दूसरा होगा पर्वतारोहण के काम आने वाले औजार, और पर्वतारोहण करते समय यानी माउंटेनियर करते समय आपके सामने क्या क्या कठिनाइयां आती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर नया जोड़ा गया, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए इससे एक क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पर आएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहली महिला पर्वतारोहण कौन थी। हम आपको ये भी बताएंगे कि 5 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट के ऊपर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी। हम आपको जो सबसे कम उम्र की महिला थी उसके बारे में भी बताएंगे कौन थी, जो आपको मात्र और मात्र 13 वर्ष और 11 माह की उम्र के अंदर जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको पर्वतारोहण के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करवा देता हूँ। ये आपके रीड लेवल फर्स्ट पे पर्यावरण अध्ययन के अंदर है और रीड लेवल सेकंड के अंदर सामाजिक अध्ययन के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप मान के चलिए ये दोनों यानी कि रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और जहां तक मेरा ख्याल है सभी स्टूडेंट्स को इसे अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है रीड लेवल सेकंड वालों को रीड लेवल फर्स्ट के एग्जाम में दिलवाए जाएंगे जिसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वतारोहण क्या होता है। पर्वतारोहण पर्वतारोहण क्या होता है तो इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि जिस तरीके से पहाड़ होते हैं उनके ऊपर मनुष्य के द्वारा जो चढ़ाई की जाती है उसे हम पर्वतारोहण कहते हैं। और जो व्यक्ति चढ़ाई करता है, यानी कि हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति चढ़ाई करता है इनके ऊपर, उसे पर्वतारोहण कहते हैं। इस व्यक्ति को कहते हैं हम पर्वतारोही। पर्वतारोही यानी इसे हम पर्वतारोही माउंटेनियर कहते हैं इंग्लिश के अंदर से, माउंटेनियर। तो भारत की कौन कौन सी महिला माउंटेनियर है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ माउंट यानी कि माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है वो 8,848 मीटर है वो मानी जाती है। यानी कि माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल और तिब्बत के जो बॉर्डर है सीमा के ऊपर स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाले कौन कौन से महिलाएं उसके बारे में अब देखिए। पहाड़ों पर चढ़ना कोई छोटा काम तो है नहीं, बहुत ही मेहनत का काम होता है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं तभी जाकर के गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर नाम होते हैं। अगर साधारण काम होता तो उसे कोई नहीं कर पाता, या हम व्यक्तियों के लिए उसकी वैल्यू है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। जो कठिन काम है, कठिन कार्य है, उसको करने के लिए मनुष्य की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि पर्वतारोहण यानी कि पर्वतारोहण करवाने वाली संस्था कौन कौन सी है। तो पर्वतारोहण करवाने वाली संस्था का नाम है UIAA, यानी UIAA संस्था है। इस यू का मतलब होता है यूनियन, आई यानी इंटरनेशनल, और फिर उसके बाद में ए का हम यहाँ पर ले लेते हैं कि एसोसिएशन, देश एसोसिएशन, और फिर आता है आपका दे, और लास्ट में आता है आपका ए जो होता है वो अल्पाइने। क्या आता है? अल्पाइनेज। यानी ये जो संस्था है यूनियन इंटरनेशनल देश एसोसिएशन दे अल्पाइन नामक जो संस्था है UIAA, ये संस्था है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाती है। यानी कि ये संस्था ये काम करती है। इससे जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो माउंटेनियर ही कहलाते हैं, यानी कि इसका एक ही काम है माउंट एवरेस्ट को फतह करवाना। अब मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद में कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होगी। एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि वो उपकरण कौन कौन से हैं, या आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर या किसी भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होगी, यानी उपकरणों के आपको नाम दे दिए जाते हैं।
या आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा उपकरण है वो पहाड़ पर चढ़ने के लिए यानी माउंटेन को फतह करने के लिए काम में नहीं आता। तो आपको जब उपकरणों का पता होता है तो आप उन्हें ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट कर देते हैं। यानी कौन कौन से इक्विपमेंट या बात कर सकते हैं उपकरण, जिसे हम औजार भी कहते हैं, जो आपके माउंट यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने के काम में आते हैं, इसे इंग्लिश में इक्विपमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, नायलॉन की रस्सी। किसकी रस्सी? नायलॉन की रस्सी। नायलॉन की जो मजबूत रस्सी होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नायलॉन की मजबूत रस्सी है प्रत्येक माउंटेनियर के साथ होती है, क्योंकि रस्सी होती है जैसे पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं लोग, तो जिस तरीके से मान लीजिए ये व्यक्ति है या फिर ये व्यक्ति है, इस तरीके से चढ़ाई करते हैं तो इनकी कमर के अंदर वो रस्सियां हैं वो बांध दी जाती है, फिर दूसरे व्यक्ति की कमर के अंदर बांध दी जाती है, फिर तीसरे व्यक्ति की कमर के अंदर बांध दी जाती है, ताकि है इन्हें गिरने का डर या भय नहीं रहे और लगातार इनकी चैन है वो बनी रहे। इसलिए मजबूत नायलॉन की रस्सी। नायलॉन की रस्सी और भी बहुत ज्यादा काम आती है, टेंट बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए भी नायलॉन की रस्सी है वो काम में आती है। फिर हम बात कर सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता इसलिए होती है कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई पे जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन है वो विरल अवस्था में मिलती जाती है, और एक वक्त ऐसा होता है जहाँ पर ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। हम बात करते हैं तीसरी, हेलमेट। हेलमेट यानी सिर के ऊपर हेलमेट आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि गिरती हुई चट्टानें, गिरती हुई बर्फें जब आपके सिर के ऊपर सिर से टकराती हैं तो आपको बेहोश या मृत्यु का कारण भी वो बन सकती है, इसलिए हेलमेट की भी आवश्यकता होती है। साथ में चाकू, चाकू भी रखते हैं किसी कार्य के लिए। एक होती है उपकरण में सबसे इंपॉर्टेंट आइस एक्स। हम बात करते हैं आइस एक्स की। आइस एक्स होती है वो इसलिए होती है कि जैसे जैसे बर्फ होती है, बर्फ मजबूत बर्फ होती है, उसको तोड़ने के लिए आइस एक्स की आवश्यकता होती है। और आइस एक्स होती है वो आपके इस तरीके से बनी हुई होती है कि एक तरफ है वो इस तरीके से होती है और एक तरफ इस तरीके से मजबूत होती है, यानी इधर तो उनके अलग अलग इसके हम कह सकते हैं कि छोटे 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 कीले बनी हुई होती है, और दूसरी तरफ है वो मजबूत होती है। जिस तरीके से इस कीलों के द्वारा आइस को है वो तोड़ा जाता है, और जैसे आइस को तोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर आइस को है आइस एक्स को उसके अंदर रोका जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है माउंटेनियर्स के लिए। हम बात करते हैं नेक्स्ट कील वाले जूते। कील वाले जूते इसलिए पहने जाते हैं ताकि जैसे ही आइस होती है उसके ऊपर चलते हैं तो उससे स्लाइडिंग नहीं होती। कई बार क्या होता है कि जो जूते होते हैं उसके नीचे कील इसलिए बनी हुई होती है ताकि स्लाइडिंग नहीं होती, और कई बार जूतों के आगे भी कील बनी हुई होती है ताकि किसी भी बर्फ के अंदर ठोकर लगा करके उस बर्फ के अंदर अपना पैर है वो सेट किया जा सकता। तो कील वाले जूते में नीचे भी कील होती है और आगे भी ठोकर पे भी इसके कील बनाई जाती है ताकि बर्फ के अंदर आसानी से वो इसको डाल सके। फिर होते हैं आइस ग्लासेज, यानी कि काले चश्मे होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें हैं वो आइस के ऊपर सीधी गिरती है, और सीधी गिरने से रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्लेक्शन से अगर ब्लैक आपके पास चश्मे नहीं है यानी आइस एक्स माफ कीजिएगा, वो अगर ऑप्टिकल्स नहीं है, चश्मे नहीं है, तो आप है वो बिल्कुल अंधे हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें हैं वो जैसे ही आइस से टकराती हैं तो उसका रिफ्लेक्शन है वो इतना तेज होता है कि अचानक आपकी पुतलियां हैं वो सिकुड़ जाती है और आप अंधे हो जाते हैं। इसलिए सन ग्लासेज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में नायलॉन बेल्ट, बेल्ट की भी आवश्यकता होती है। बेल्ट किस लिए आवश्यकता होती है कि बेल्ट है वो शरीर पर पूरे बांधे जाता है, इस तरीके से दो पट्टे खींचे जाते हैं, दो पट्टे इस तरीके से खींचे जाते हैं और उसके हुक लगाया जाता है, हुक से नायलॉन रस्सी है वो बांधी जाती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट दूरबीन की। दूरबीन की आवश्यकता इसलिए होती है कि कई बार जो माउंटेनियर होते हैं वो दूर तक है वो इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि कई बार हम कह सकते हैं कि बर्फ का तूफान है वो आ जाता है, बर्फ के तूफान से दूर तक दिखाई नहीं देता, इसलिए दूरबीन की आवश्यकता उन्हें सबसे ज्यादा होती है। साथ में खाने पीने का सामान भी होता है। तो इस तरीके से ये जितने भी सारे उपकरण औजार हैं वो माउंटेनियर्स के लिए बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी। अगर ये इनके पास नहीं हो तो वो अपनी विजय हासिल नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि बहुत बार ऐसा तो है नहीं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत ही सिंपल काम है, साधारण काम है, अगर ऐसा होता तो हर कोई ऐसा कर देता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़ाई करते हो तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, यानी पर्वतारोहण की क्या क्या समस्याएं आती है हम बात करते हैं। पर्वतारोही
की समस्याएं आपसे ये भी क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उसके बारे में बताइए। 3 समस्याएं दे दी जाती है, फिर उपयुक्त सभी लिख दिया जाता है, तो चारों समस्याएं हो जाती हैं। जब आपको समस्याओं के बारे में पता है, या फिर ये होता है कि मान लीजिए एक समस्या दी जाती है और 3 ऑप्शन है वो अलग दिए जाते हैं, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो पर्वतारोही की जो सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या आती है उसके बारे में बात करते हैं। तो पर्वतारोही की जो सबसे बड़ी समस्या है वो होती है आप इसका बर्फ का टूटना, चट्टानों का टूटना, ये सबसे बड़ी समस्या ही होती है पर्वतारोही के लिए। क्योंकि माउंटेन के ऊपर कई बार, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आइस एंड स्नो में फर्क होता है। आइस होती है वो होती है आपकी कठोर बर्फ, यानी हार्ड आइस, यानी कठोर होती है ये, और स्नो होती है वो होती है आपकी ढीली या मुलायम। जो मुलायम बर्फ होती है उसे स्नो कहा जाता है, और जो कठोर होती है उसे आइस कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि आइस के बड़े बड़े हिमखंड हैं या आइस के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो टूट जाते हैं और टूट करके नीचे लुढ़कने लग जाते हैं। तो वो सबसे बड़ी समस्या माउंटेनियर के लिए होती है। कई बार इनकेस एक्सीडेंटली अगर माउंटेनियर के ऊपर कोई चढ़ाई कर रहा है और लगातार चढ़ रहा है, इधर से अगर बर्फ का टुकड़ा टूट करके आता है तो ये इनकी जान भी ले लेता है। यानी बहुत बार बहुत से ऐसे अभियानों के अंदर पर्वतारोही की मृत्यु तक भी होती है। यानी कि ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी मृत्यु नहीं होती। बहुत सी बार चट्टानें हैं वो गिर जाती है, उनके सिर के ऊपर गिर जाती है, उनके जो दल है उनके ऊपर गिर जाती है, तो बहुत से पर्वतारोही की मृत्यु हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है बर्फ की दरारें, यानी बर्फ की दरारें होती हैं। कई बार बर्फ होती है वो बिल्कुल पतली झिल्ली के अंदर ऊपर जमी हुई होती है, लोगों को ये पता नहीं होता माउंटेनियर के कि यहाँ बर्फ है या दरार है, और जैसे उसमें पैर रखते हैं तो वो नीचे सीधे गिर जाते हैं, और दरार में गिरने के बाद है उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाल रखा है कि देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल दे करके, कि जैसे ही बर्फ की दरार होती है उसके अंदर किसी पर्वतारोही का पैर चला जाता है, कोई पर्वतारोही चला जाता है, तो सबके, ये मान लीजिए ये बर्फ की दरार है और इसके ऊपर बिल्कुल पतली बर्फ स्नो जमी हुई है। इधर से हैं पर्वतारोही लगातार आ रहे हैं, ये पर्वतारोही लगातार आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये मान लीजिए कोई पर्वतारोही है वो इसके अंदर गिर जाता है, तो इन सबके कमर में रस्सी बंधी हुई होती है, और ये जो रस्सी बंधी हुई होती है वो इस जो लटके हुए व्यक्ति माउंटेनियर को है वो मजबूत बना देते हैं, यानी कि उसे वापस निकालने में वो सहायता करती है। तो इस दरार को पार करने के लिए या तो वे एक असाधारण छोटा सा पुल का निर्माण करते हैं, यानी लकड़ियों की सहायता से, रस्सियों की सहायता से, या कुछ दूसरे उपकरण की सहायता से इसके ऊपर पार कर सके, या तो आइस एक्स के द्वारा या किसी भी तरीके से उनको वो पार कर लेते हैं। तो ये मुसीबतें हैं वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस दरार के अंदर गिरने से बचने के लिए वो नायलॉन की रस्सी अपने कमर के अंदर बांधे हुए रहते हैं ताकि वो गिर न सके। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या है ये होती है बर्फ की ढलानों से फिसलना। बहुत बार कुछ पर्वतारोही ऐसे होते हैं जो फिसल जाते हैं। एक इंसिडेंट भी है इसके बारे में कि एक पर्वतारोही है वो रात को बाहर यूं ही निकला था और सडनली उसका पैर फिसल गया और सीधा नीचे दरार में जा गिरा और उसकी जाते ही मृत्यु हो गई। तो कई बार क्या होता है कि बिना रस्सी बांधे हुए अगर कोई बाहर निकल जाता है तो उसकी मृत्यु है वो हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, यानी सांस की तकलीफ हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो जी घबराना हो जाता है, मितली आना हो जाता है, भूख नहीं लगना, और इस तरीके से शारीरिक प्रॉब्लम भी उसके साथ बहुत ज्यादा होती है। बहुत बार ये समस्या होती है कि भूस्खलन भी हो जाते हैं, लैंडस्लाइड है वो भी हो जाता है, यानी अचानक से पर्वतारोही है वो पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से है वो जमीन है वो खिसक करके नीचे आ जाती है, तो उसके अंदर वो दब जाते हैं और उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी उनकी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कई बार हिमस्खलन भी हो जाता है। हिमस्खलन के अंदर यानी अचानक बर्फ का टुकड़ा या हिम का टुकड़ा है वो टूट करके नीचे आने लग जाता है। और कई बार क्या होता है, हिमस्खलन का मतलब ये होता है कि जो भुरभुरी बर्फ होती है, कठोर बर्फ नहीं, भुरभुरी बर्फ होती है, वो अचानक से उसका बहुत बड़ा हिस्सा है वो टूट करके नीचे आना शुरू हो जाता है। तो उसमें पर्वतारोही है वो दब जाते हैं, दबने से भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पर्वतारोह पर यानी पर्वतों पर चढ़ना कोई काम आसान नहीं है, बहुत कठिन कार्य है, इसलिए उनकी मृत्यु तक हो जाती है।
तो इस तरीके की समस्याएं हैं उनके इस अभियान के अंदर आती हैं, लेकिन उस अभियान को सफल बनाने के लिए उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, मजबूत इरादे होते हैं और लक्ष्य पर हासिल यानी लक्ष्य को जीतने के लिए उनके अंदर कठोर यानी दृढ़ संकल्प बना हुआ होता है, तो तभी वो जीत पाते, तभी इतिहास के अंदर या हम बात कर सकते हैं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर अपना नाम दर्ज करवा पाते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे भारत की महिलाएं पर्वतारोही, हम बात कर रहे हैं महिला पर्वतारोही के बारे में जिन्होंने ऐसा रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। आज हम उन महिला पर्वतारोही के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक स्पेशल बात बता देता हूं कि शायद आपको पता हो कि माउंट एवरेस्ट को यानी माउंट एवरेस्ट है उसको सबसे पहले फतेह किसने किया था, यानी सबसे पहले उस पर चढ़ाई किसने की। माउंट एवरेस्ट पर तो सबसे पहले चढ़ाई दो व्यक्ति थे, एक थे आपके न्यूजीलैंड के और दूसरे थे आपके नेपाल के। अब जो न्यूजीलैंड का व्यक्ति थे उनका नाम क्या था और नेपाल के व्यक्ति का नाम क्या था, तो आज हम उनके बारे में भी बता देते हैं। नेपाल के व्यक्ति का नाम था शेरपा तेंजिंग शेरपा थे। वो नेपाल के व्यक्ति थे जिन्होंने एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के व्यक्ति थे, उन दोनों ने साथ मिलकर के माउंट एवरेस्ट की चोटी जो 8,848 मीटर है उसको उन्होंने फतह किया था। एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग शेरपा नामक दो व्यक्ति थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और आपके तेंजिंग शेरपा थे वो नेपाल के थे। इन्होंने दोनों ने मिलकर के 8,848 मीटर ऊंची जो यानी कि सबसे ऊंचा स्थान है, विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसको फतेह कर लिया था। तो ये कब किया था, आपसे ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उन्होंने कब किया था, तो ये भी मैं बता देता हूँ 1953 के अंदर ये कारनामा उन्होंने किया था। 1953 के अंदर उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अब उसके आगे हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के 16 रास्तों की अभी तक खोज हुई है, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के अब तक के रास्ते हैं वो टोटल 16 रास्ते हैं, उनकी खोज ने 16 अलग अलग रास्तों के द्वारा आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग शेरपा के बारे में हम बात करते हैं, तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी। अब हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नामकरण किस पर हुआ, तो माउंट एवरेस्ट का नामकरण हुआ था सर जॉर्ज एवरेस्ट है। उन्होंने सोचा कि यही दुनिया के यही विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उन्हीं के नाम के ऊपर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट है वो रख दिया था। अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं कि भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली कि कौन कौन सी महिला है पर्वतारोही, यानी भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, ये इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं सबसे पहले भारत की प्रमुख पर्वतारोही महिलाएं, हम बात करते हैं महिलाओं की सबसे पहले हम बात करते हैं बछेंद्री पाल। उन्होंने 1984 के अंदर भारत की पहली माउंटेनियर यानी पहली पर्वतारोही का खिताब उन्होंने जीता था। यानी हम बात करते हैं बछेंद्री पाल की जिन्होंने 1984 के अंदर यानी कि 1884 के अंदर भारत की वो पहली महिला थी जिनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था। यानी बछेंद्री पाल वो पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था वो भारत की पहली महिला, ठीक है, वो भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल 1984 के अंदर। आपसे सन पूछ ली जाती है कि कब किया था, तो 1984 के अंदर। और किसने किया था, तो ये हो गया आपकी बछेंद्री पाल। अब हम बात करते हैं अंशु जेमसेपा की, नंबर 2 पर बात करते हैं अंशु जेमसेपा।
अंशु जैन सेपा एक ऐसी महिला पर्वतारोही है, देखिए ध्यान से सुनिए कि अंशु जैन सेपा एक ऐसी महिला पर्वतारोही है जिसने 5 दिन में, कितने दिनों में, जिसने मात्र और मात्र 5 दिन में माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की थी। क्वेश्चन ये बनता है कि माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला का नाम, तो अंशु जैन सेपा था, यानी 5 दिन में 2 बार, 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला थी, जिसका नाम था अंशु, आपका अंशु जैन सेपा। तो ये क्वेश्चन है वो बनता है कि अंशु जैन सेपा था, जैन सेपा ने कितने दिनों में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो अंशु जैन सेपा ने 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। हम बात करते हैं नंबर 3 संतोष यादव की। संतोष यादव, तो संतोष यादव की हम बात करते हैं। अच्छा, ये इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इनकी उम्र 32 वर्ष थी और साथ साथ में 2 बच्चों की माँ भी थी। ये 2 बच्चों की माँ भी थी। अब देखिए, आप इनका हौसला देखिए, इनकी इच्छा शक्ति देखिए, इनका दृढ़ संकल्प देखिए कि जिसने 5 दिन में 2 बार किया, 32 वर्ष की उम्र, 2 बच्चों की माँ थी, यानी कितनी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो हम बात करते हैं संतोष यादव की, जिसने मात्र 20 वर्ष की उम्र में 1992 के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। किसको फतेह किया था? माउंट एवरेस्ट को 2 बार 1992 में। उस समय ये रिकॉर्ड बना था कि संतोष यादव है वो सबसे कम उम्र की महिला थी जिसने 20 वर्ष की उम्र में 1992 के अंदर, यानी इनका जन्म हुआ था वो आपके हिसार के अंदर, करनाल के हिसार में हुआ था, और इनकी पढ़ाई थी वो जयपुर की महारानी कॉलेज के अंदर। आपने देखा होगा महारानी कॉलेज के सामने बिल्कुल है वो अरावली की पहाड़ियां हैं, उस पर वो ये चढ़ने की प्रैक्टिस किया करती थी, और जैसे इनकी प्रैक्टिस है उसको और ज्यादा मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने एकेडमी ज्वाइन की, और उसके बाद ये इस अभियान से जुड़ गई। तो इस तरीके से छोटे छोटे लक्ष्य को उन्होंने मजबूत इरादों में बदला, और अंत में वो 20 वर्ष की उम्र में सबसे कम महिला 1992 के अंदर सबसे कम महिला का खिताब, यानी सबसे कम उम्र की महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले का खिताब अपने नाम किया था। और इनका लेसन यानी आप मान सकते हैं 2013 और 14 के अंदर, या फिर 13 और 14 के अंदर 10th क्लास और 9th क्लास के अंदर इनका लेसन भी था। तो कहने का मतलब ये मोटिवेशनल महिला है। हम बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा वो महिला थी जो अपंग महिला थी। नंबर 4 हम बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा यानी ये वह महिला थी, अपंग महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को, यानी पहली अपंग महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ये भारत की है, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑल वर्ल्ड, यानी न केवल भारत की बल्कि पूरे संसार की पहली महिला थी, पूरी विश्व की पहली महिला थी जो अपंग थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो उनका नाम था अरुणिमा सिन्हा, और इन्होंने एक कारनामा 2013 के अंदर पूरा किया था। 2013 में ये कारनामा अरुणिमा सिन्हा ने पूरा किया था। हम बात करते हैं मालवत पूर्णा की। नंबर 4-5 पर बात करते हैं मालवत पूर्णा की। मालवत पूर्णा ये वह लड़की है जिसने सबसे कम उम्र में, यानी 2014 में सबसे कम उम्र, यानी मात्र 13 वर्ष और 11 माह की उम्र में, यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बच्चे अब कर नहीं सकते, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, ये कार्य नहीं कर सकते, लेकिन आप इनसे सीख ले सकते हैं, आप इनसे सीख सकते हैं कि वास्तव में उम्र तो एक बहाना होता है, उम्र एक सिर्फ मात्र बहाना होता है। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आप किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जिस तरीके से मालावात पूर्णा मात्र 13 वर्ष और 11 माह की उम्र के अंदर मालावात पूर्णिमा पूर्णा मात्र 13 वर्ष और 11 माह की उम्र के अंदर माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। तो जो बच्चे ये अपने उम्र के बारे में कहते हैं कि हम तो बिल्कुल छोटे हैं, हमसे तो ये नहीं होता है, तो उनके लिए एक ये लेसन है, उनके लिए एक सीख है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा उम्र होगी, तो उसके बारे में मैं आगे उस महिला का नाम बताऊंगा कि जिसकी उम्र कितनी है और जिसने किन किन ऊंचाइयों को हासिल किया, जिसने अपने जीवन में क्या क्या चीजें हैं
प्राप्त किया ताकि उसका नाम है वो गोल्डन अक्षरों में लिखा हुआ है। हम बात करते हैं तासी एंड नुक्सी मलिक की। नेक्स्ट है हमारा तासी, तासी और नुक्सी मलिक, मलिक, तासी और नुक्सी मलिक, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। देखिए तासी और नुक्सी मलिक है वो जुड़वा बहनें हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। माउंट एवरेस्ट यानी प्रश्न ये बनता है कि ऐसी कौन सी दो जुड़वा बहनें हैं जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया, तो ये था इनका नाम तासी और नुक्सी मलिक था। अब साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इन्हीं दोनों बहनों ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर भी इन्होंने चढ़ाई की है, वहां पर भी उन्होंने विजय हासिल की है, भारत का नाम रोशन किया है। और साथ में 7 पहाड़ियां हैं यानी विश्व की पूरी 7 पहाड़ियां जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ऊंचाई की दृष्टि से सबसे अधिक मानी जाती है, उनको भी उन्होंने फतह करके भारत का नाम रोशन किया, हमारे हिंदुस्तान का नाम है वो रोशन किया। तो ये है तासी और नुक्सी मलिक, यानी दोनों जुड़वा बहनें हैं जो भारत की प्रमुख पर्वतारोही जुड़वा बहनें हैं, जिन्होंने ये कारनामा किया है, जिन पर पूरा भारत गर्व करता है। और ये इनका कहना भी ये है कि हमें जो कुछ भी करना है वो हमारे देश के लिए करना, हमारे देश के साथ करना है। अब हम बात करते हैं प्रेमलता अग्रवाल की। नंबर 7 है प्रेमलता अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल। अब प्रेमलता अग्रवाल के बारे में बता देता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जस्ट आप इनसे ऑपोजिट, यानी जो लोग ये कहते हैं कि हमारी उम्र बहुत ज्यादा होगी, हमसे ये कार्य नहीं होता, हमसे वो कार्य नहीं होता, जो अपनी उम्र का बार बार रोजना रोकते हैं, बार बार उम्र के बारे में ये कहते हैं, अब अपने उम्र को अपने कार्य की ढाल बना लेते हैं, उन मूर्खों के लिए, उन कमजोर दिल वालों के लिए हम बात करते हैं आज प्रेमलता अग्रवाल जी की। उन्होंने 48, मैं बात करता हूँ 48 यानी कि 48 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। यानी 48, 50 साल से मात्र 2 साल कम थी। आजकल भारत सरकार है वो 55 साल की उम्र में तो वृद्धावस्था पेंशन देना शुरू कर देती है, लेकिन प्रेमलता अग्रवाल जी ने 48 की एज के अंदर, उम्र के अंदर उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट को नहीं, उन्होंने अंटार्कटिका और यूरोप की चोटियों को भी फतह किया था। तो इतनी साहसी, इतनी बहादुर और इतनी हिम्मत वाली दृढ़ निश्चय महिलाएं हैं, वो वास्तव में तारीफे काबिल होती हैं। ये वही महिलाएं होती हैं तारीफे काबिल जो अपने उम्र को पीछे छोड़ देती हैं और निरंतर कार्य में बनी हुई रहती है, किसी भी तरीके का कोई बहाना नहीं करती है। यानी अगर आपको काम नहीं, हमारा एक मानव का एक स्वभाव होता है कि जिससे कार्य नहीं होता है वो अक्सर उसका बहाना बनाता है। तो अगर आपने बहाना बनाना छोड़ दिया तो आप सक्सेस रेट पर आगे बढ़ते हो, आपका नाम है वो एक दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो प्रेमलता अग्रवाल की बात करें तो 48 एज की उम्र में उन्होंने ये कारनामा किया। एक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कृष्णा पाटिल की, यानी हमारी अंतिम महिला जो पर्वतारोही है कृष्णा पाटिल। ये वह महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट, अंटार्कटिका और यूरोप के साथ यूएस की भी कुछ आल्प्स पर्वत की जो चोटियां हैं उनको भी इन्होंने फतह किया था। तो ये वे महिला है जिन्होंने एवरेस्ट, आर्कटिक, यूरोप और यूएस के आल्प्स पर्वतमाला है उनकी चोटियों को भी इन्होंने फतह किया। तो ये इनका नाम था कृष्णा पाटिल। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पर्वतारोहण में आने वाली समस्याएं, कौन कौन से उपकरण के साथ साथ उन महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में बताया जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें उन पर गर्व होना चाहिए। जहां तक मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो है वो वास्तव में बहुत पसंद आएगा। आप इसे लगातार देखते रहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों की समस्याएं हैं, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उनको सारा का सारा कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।